हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज का द इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए, अगर हम एडिटोरियल पेज देखें तो पहला आर्टिकल आज ये वाला आया है। तो अभी जो टेक्स्ट में चेंजेस लाए गए हैं, जो टेक्स्ट के पैटर्न्स थे, तो उसमें अभी बहुत सारी चेंजेस लाए गए हैं। जैसे बहुत से और भी चीज़ों को टेक्स्ट के दायरे में लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल है, ये पूरा ही अभी कमला हैरिस के बारे में बात कर रहा है, जो अभी यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट, जो बिडेन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, उसको कमला हैरिस को बनाया गया है, जो भारतीय मूल की है। तो उनके बारे में ही पूरी जर्नी दी गई है कि किस तरीके से वो पहली फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी यूएसए की, और ये भारतीय मूल से बिलोंग करती है, तो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे लिए, लेकिन बेसिकली अगर बात करें यूएसए और अगर भारत की बात करें, तो अगर ट्रंप की सरकार आएगी तो भारत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर बिडेन की आएगी तो बिडेन ने भी पीछे बहुत से एंटी इंडिया, आप कह सकते हो, कमेंट्स किए थे। तो ट्रंप ज़्यादा प्रो इंडिया है अगर उस लहजे में या उस डायमेंशन में सोचा जाए तो। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखे तो अभी बेंगलुरु में हमने देखा है किस तरीके के एक एमएलए के जो रिलेटिव थे, उन्होंने एक एफबी पोस्ट किया, जिसके चलते काफ़ी वहाँ पर वायलेंस देखने को मिला है। मॉब वायलेंस वहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि इस तरीके से सिचुएशन कैसे वहाँ बन रही है। और ये वाला जो आर्टिकल है, ये पूरा दिल्ली के बारे में है, तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर ये वाला आर्टिकल देखें तो ये बात कर रहा है अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं ताकि हेल्थ जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये वाला जो आर्टिकल आया है, ये एमफिल के बारे में बात कर रहा है, जो अभी हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें क्या किया गया है, जो एमफिल है, एमफिल को कैंसिल करने की बात की गई है और डायरेक्ट ही पीएचडी करने की बात की गई है। तो एमफिल क्यों किया जाता था, तो ये एक एंट्री था, गेटवे था पीएचडी में जाने के लिए। ठीक है, तो अभी एमफिल को कट कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप 4 साल का जो बैचलर कोर्स है उसको भी कर सकते हो। साथ में अगर आपने रिसर्च किया होगा तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप मास्टर्स के बाद डायरेक्ट जा सकते हो पीएचडी में रिसर्च करने के बाद। ठीक है, तो ये एमफिल का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो यहाँ पर दरअसल जो ऑथर है, उन्होंने एक दूसरा पहलू भी रखा है कि ऐसा नहीं है कि एमफिल सिर्फ पीएचडी में एंट्री करने के लिए ही किया जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए हैं कि किस तरीके से जो एमफिल करने वालों का रेशियो है एज कम्पेयर टू पीएचडी, वो कम होता है। तो अगर सबको ही पीएचडी करना होता तो नंबर बहुत ज़्यादा होता, लेकिन बहुत सारे लोग एमफिल करके सीधा फिर टीचिंग में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे पहलू की यहाँ पर बात की गई है और कहा गया है कि किस तरीके से अभी एमफिल को हटाया जा रहा है, वो सब डिस्कशन किया गया है। और ये वाला आर्टिकल अगर हम देखें तो इसमें फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जो CWH यानी क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके बारे में बात की गई है, और जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में बात की गई है, तो उसको भी देखेंगे। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं सारे आर्टिकल्स को डिटेल में। तो देखिए, अगर हम ये पहला वाला आर्टिकल देखें, जो बात कर रहा है अभी जो टैक्सेशन में चेंजेस लाने की बात की गई है, तो इसमें क्या बोला गया है कि गुड स्टेप्स ऑन टैक्स, फेसलेस असेसमेंट, और जो अपील है उसको भी फेसलेस करने की बात की गई है। और जो एलोकेशन ऑफ द केसेस हैं वो भी अभी रैंडम रहेगा, यानी कौन सा ऑफिसर कौन से केसेस लेगा वो सब एनोनिमस रहेगा, यानी किसी को पता नहीं रहेगा। तो इससे जो टैक्सेशन सिस्टम में, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में करप्शन था वो कम होगा, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे उनको जो हैरेसमेंट किया जाता था वो भी रिडक्शन, उसका भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो ऑनेस्ट है उनको ऑनर करने के लिए ऐसे चेंजेस लाए गए हैं। तो ये एक अच्छा मूव आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक नया मूव अभी लॉन्च करने की बात की है। ठीक है, तो ये सारे अभी चेंजेस लाने वाले हैं। तो इसमें और कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कि यूनियन बजट 2021 और 2020-21 की बात करें तो इसमें 8.02 लाख करोड़ ऑफ द अमाउंट अंडर द डिस्प्यूट है। ठीक है, रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। ऑफ दिस 40% हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल से ज़्यादा हो गए और 40% केस पड़े हुए हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो हार जाता है और सामने वाला जो टैक्स पेयर है वो जीत जाता है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभी जो फेसलेस असेसमेंट है उसको लाया जाएगा ताकि
सीधा वर्चुअल तरीके से सारी चीज़ें हो सके और कोई भी ऑफिसर ऐसा फिजिकली मीट ना कर सके, ताकि जो करप्शन के चांसेस है वो कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें देखने को हमें मिले। ठीक है, और आगे बात की गई है मेजर्स लाइक ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन। ठीक है, कैसा ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन की जो बात की गई है कि कौन सा भी केस किसी भी ऑफिसर को दिया जा सकता है, आपको पता नहीं रहेगा कौन सा ऑफिसर को केस मिलने वाला है। ठीक है, और बोला गया है जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी लॉन्च करेंगे टैक्स पेयर का चार्टर, ताकि जो सिग्नलिंग एंड अटेम्प्ट टू ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो टैक्स डेफिसिट है, आप कह सकते हो ट्रस्ट डेफिसिट है, कि जो टैक्स पेयर है वो सोचता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ हमें हैरास करने के लिए ही बैठा है, तो वो सारी चीज़ों को कम किया जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें, ये बेंगलुरु वाला आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें बेसिकली अभी हमने देखा है किस तरीके से बेंगलुरु में जो एक गवर्नर पार्टी, अब देखिए गवर्नमेंट पार्टीज मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट कम्युनल पीस इन वन कंट्री मोस्ट डाइवर्स एंड वाइब्रेंट सिटीज। जैसा बेंगलुरु हमारे भारत का एक बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्स सिटी है, इसमें अब जैसे कि बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले। तो ऐसे डाइवर्स सिटीज़ में भी ऐसे आप कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी सोचने वाली एक बात है। तो अभी मामला निकल कर आ रहा है, जब एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला गया था, कांग्रेस के एक एमएलए थे वहाँ पे, उनके किसी रिलेटिव द्वारा डाला गया था। तो बाद में जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट तो हैक कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पर वायलेंस हो गया, जिसमें काफ़ी पुलिस को भी हानि उठानी पड़ी, उनके भी व्हीकल्स डैमेज हुए हैं, और जो वायलेंस हुआ है उसमें कुछ लोगों को आप कह सकते हो मौत भी हुई है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। और ताज्जुब की बात यह है जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग रिलीजन को, कल्चर को, रिचुअल्स को मानने वाले लोग जब आकर वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है और कैसे इनके ऊपर काबू पाने के लिए आगे काम करता है, कि क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। चलिए आगे अगर हम देखें तो ये वाला आर्टिकल जो बात कर रहा है अभी, डिजिटल पुश फॉर दी हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लाने की बात की जा रही है। पोर्टेबिलिटी ऑफ दी मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनकी पोर्टेबिलिटी काफ़ी इजी हो जाएगी। आपको पॉलीथीन की थैलियों में सारी रिपोर्ट्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे ही किसी एक पर्टिकुलर पोर्टल पे अपलोडेड रहेंगे और सभी डॉक्टर उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, रिक्वायर आंसरिंग कंसर्न ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट एंड वोंट हैपन ओवरनाइट, बट इट हैज़ पोटेंशियल टू एडवांस मेडिसिन एंड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यूएस वगैरह में ऐसी काफ़ी चीज़ें को ऑलरेडी ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या बात की जा रही है, डिजिटाइजिंग दी हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो इससे हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लोगों को सारे रिकॉर्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटाइजिंग द हेल्थ सेक्टर, और इसमें बोला गया जो इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड यानी सब कुछ एक इलेक्ट्रिक क्लिक या फिर आप कह सकते हो किसी एक पर्टिकुलर पोर्टल की दूरी पर ही रहेगा, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और यहाँ पर एक और टर्म याद रखने वाला जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है। ठीक है, जो इंडिविजुअल का पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होता है, तो इसको डिजिटाइज कर देना ये एक काफ़ी एक अच्छा स्टेप बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इश्यू आ जाएगा फिर जो इंडिविजुअल है उसके डाटा का। ठीक है, जो डाटा प्रोटेक्शन है, डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, इसका इशू बताया जा रहा है कि क्या गारंटी है कि जो डाटा यहाँ से निकलेगा उसका ब्रीच नहीं होगा, वो डाटा कोई और कंपनी नहीं ले जाएगी। ठीक है, तो डाटा को सेफ रखने का भी एक इशू आ रहा है। तो हमने देखा था किस तरीके से बीच में डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल निकल कर आया था। किसके कब आया था ये, बीएन श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी। ठीक है, बीएन श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था और जो पर्सनल डाटा बिल प्रोटेक्शन बिल है उसको लेके आया था। ठीक है, तो तब से ही भारत में बात चल रही जो पर्सनल डाटा है उसको बचाने की, क्योंकि डाटा इज द न्यू ऑयल। क्या कहा जाता है, डाटा इज न्यू ऑयल। ठीक है, क्योंकि डाटा ही फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब कैसे वर्क करते हैं, लोग सब डाटा ही निकाल के कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा डिमांड में है उस हिसाब से जज करते हैं और फिर उस हिसाब से ही वहाँ पर उस पर्टिकुलर जो
सेक्टर के लोग हैं उनको वैसे प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है, और उनको पता चलता है क्या डिमांड में है। तो ये सारे जो उसके ड्रॉबैक्स हैं और जो एक वो है नेगेटिव एस्पेक्ट है कि डाटा को कैसे बचाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरीके से डाटा को बचाना है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर हम नेगेटिव साइड को देखते चले तो, ठीक है। हर एक मूवमेंट में नेगेटिव एस्पेक्ट तो रहता ही है, ठीक है। इससे कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप इमेजिन करिए कि आपने एक्सरे एक बार निकाल लिया है और आपका वो डिजिटली लॉक हो गया किसी लॉकर में, फिर आपको बार बार एक्सरे लेके यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो रहेगा और सभी डॉक्टर उसको देख सकते हैं। तो इससे आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स को भी ईज होएगा कि हाँ एक पर्टिकुलर इंसान का क्या मेडिकल बैकग्राउंड है, क्या क्या उसकी हिस्ट्री रही है, उससे काफ़ी कुछ उसको भी हेल्प मिलेगी ट्रीटमेंट करने में, और इंसान जो इंडिविजुअल है उसको तो ईज होगा ही होगा, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, तो ये भारत का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हेल्थ है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से हम फ्यूचर में इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब देखिए आगे बात करें तो ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है जो फॉरेस्ट राइट है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है मिथ ऑफ द प्रिस्टाइन फॉरेस्ट, हार्डलाइन कंजर्वेशनिस्ट फेल्स टू सी पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो पीपल है और वो वाइल्ड लाइफ है, क्या वो साथ में रह सकते हैं? क्योंकि जो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में ही रहते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं आदिवासियों का, ठीक है। तो वो जंगलों में ही रहते हैं, तो उनके लिए जंगल उनका घर है और उनके जो लाइफस्टाइल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो जंगल को ही पूजते हैं, वहीं की उनकी बहुत सी मान्यताएं रहती हैं और उनके कल्चर भी जंगल से जुड़े होते हैं। तो बहुत सी दफ़े क्या बोला जाता है कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए उनको दूसरी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन क्या उनका कल्चर, उनका कस्टम बचाया जा सकता है? आप खुद इमेजिन करिए वो जंगल में रह रहे हैं और फिर उनको कहीं और किसी शहर में लाके अगर रिप्लेस कर दें तो फिर क्या वो उनका कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशन फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो कभी कभार इस एस्पेक्ट पे काम सोचते नहीं है कि क्या को एग्जिस्टेंस किया नहीं जा सकता है बहुत से, ठीक है। जहाँ पर नहीं पॉसिबल है कि हाँ नहीं को एग्जिस्ट किया जा सकता है यहाँ पर, वहाँ से हटाइए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगहों से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए उनके बारे में बात करेंगे, जैसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है? जो पर्टिकुलरली सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, वहाँ पर इंसानों को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसके लिए PIL भी गई है जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो ठीक है। तो वहाँ पर भी जो इसके लिए लड़ते हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, वो लोग PIL डालते रहते हैं जब किसी ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ से हटाया जाता है जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इज ए प्रोविजन अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। तो जो एक प्रोविजन है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके अंदर ये एक प्रोविजन है कि द एक्ट प्राइमरीली फोकसेस ऑन द रिकॉग्नाइजिंग द हिस्टोरिकली डिनाइड राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर टू यूज एंड मैनेज द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात की गई है जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए कि वो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं उनको यूज़ कर सकें और फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इसमें इनके आप कह सकते हो राइट्स की बात की गई है। बंद करना दरवाजा थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो एक्सप्लेन पेज में आज क्या है, तो देखिए ना एक्सप्लेन पेज में ये पहला जो आर्टिकल आज बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स के बारे में, कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी जो इन्वेस्ट करते थे इक्विटी में वो भी बाहर निकल रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी में जितने भी इन्वेस्टमेंट पहले देखे जाते तो वो भी गिर रहे हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है और क्या डर है लोगों के बीच में, और जो पैसा निकाल रहे हैं फिर उस पैसे का क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन किया गया है, तो इसको देखेंगे। और ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है किस तरीके से जो USA है उसने अभी वापस अपने जो वीज़ा नॉर्म्स थे उसको चेंज किया, ठीक है। तो हमने देखा था किस तरीके से जून में जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उन्होंने जून में भी
जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस लाए थे और 2020 में कोई भी वीज़ा अलाउ नहीं करने की बात की गई थी। तो जो H1B वीज़ा होता है उन लोग को मना करने की बात की गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी रियायत दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और अगर ये वाले आर्टिकल की बात करें तो ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहे हैं कि क्या जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं उसमें एथलीट्स को अलाउ किया जा सकता है कि वो नील डाउन करके आप कोई भी प्रोटेस्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट दिखाएं, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये किस तरीके से अभी जो ब्लैक लाइफ मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइफ मैटर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओलंपिक की बात की गई, तो ओलंपिक का यहाँ पर रूल 50 की बात की गई है। तो रूल 50 में मना किया गया है कि कोई भी जो एथलीट है वो ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ओलंपिक्स के रूल्स हैं कि यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसी के चलते बहुत सारे पास्ट के एग्जांपल दिए गए हैं कि किस तरीके से 1968 में एक इंसिडेंट हुआ था जब कुछ कोई एथलीट थे, 2 एथलीट, उन्होंने हाथ में ब्लैक ग्लव्स पहन के प्रोटेस्ट दिखाया था। तब उसके बाद 1970 में ऐसे कुछ रूल्स बने, तो रूल 50 जिसमें इंक्लूड किया गया था कि आप इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं उनको ओलंपिक लेवल पे नहीं दिखा सकते हो, जिसमें हो गया नील डाउन करना या कुछ बैंड पहनना, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो इक्विटी वाला और जो वीज़ा वाला है इन दोनों आर्टिकल को। तो चलिए ये वाला अगर आर्टिकल हम देखना शुरू करें तो जुलाई हैज़ बीन द बिगेस्ट मंथली नेट आउटफ्लो, ठीक है, जुलाई में सबसे ज़्यादा नेट आउटफ्लो देखने को मिला है सिंस अक्टूबर 2013। इससे ज़्यादा नेट आउटफ्लो सिर्फ अक्टूबर 2013 में देखने मिला था। द रिजल्ट ऑफ बोथ फॉलिंग इनकम लेवल, क्योंकि अभी इनकम लेवल फॉल हो रही है क्योंकि इकॉनमी बहुत ही बुरी तरीके से गिर रही है ड्यू टू स्ट्रेस इन द इकॉनमी। और प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग क्या है। सपोज करिए आपने किसी इक्विटी में इन्वेस्ट किया, शेयर खरीदे आपने और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने वो प्रॉफिट लेके आप हट गए, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी वैसा ही देखने को मिल रहा है कि जब मार्च में लॉकडाउन लाया गया, ठीक है, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद से अचानक से रेट्स गिरने लगे, तो बहुत सारे लोग ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस समय मार्च अप्रैल में। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी जून में हमने देखा किस तरीके से इकॉनमी वापस से बैक टू द ट्रैक आ रही थी, धीरे धीरे काफ़ी कुछ कामकाज शुरू हो रहे थे, तो धीरे धीरे वापस से रेट्स बढ़ रहे थे। तो जिन्होंने मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट किया था उन्होंने इस टाइम अपने शेयर्स बेच दिए और प्रॉफिट लेके हट गए, तो इसको कहा जाता है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये एक रीज़न है कि क्यों जो आउटफ्लो है वो देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो हमेशा इन्वेस्ट करते थे वो तो इस समय इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी काफ़ी अभी ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो पैसे या तो एफडी कर रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 2480 करोड़ इतने का पुल आउट देखने को मिला है। और यहाँ पर बोला गया है कि 2013 में देखिए 3542 करोड़ इतना आउटफ्लो हुआ था, तो 2013 के बाद से सबसे ज़्यादा आउटफ्लो अभी देखने को मिला है। हाउ हैव द नंबर मूव्ड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, तो फ्यू मंथ की पास्ट की बात की गई है, तो बहुत वो इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की बात नहीं, जैसे टेबल में ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैन में नेट इक्विटी इनफ्लो कितना था, इनफ्लो की यहाँ पे बात हो रही है, इनफ्लो मतलब कितना अंदर आ रहा था, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो जैन में सब नॉर्मल था, तो 7000 8000 के इतने करोड़ के आसपास इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर फेब में 10 था, फिर मार्च में देखिए 11 था, फिर अचानक से अप्रैल में 6 हुआ, मई में 5 हुआ, जून देखिए सबसे कम जून में 240 और जुलाई में सबसे ज़्यादा 2480 करोड़ ये आउटफ्लो देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं। सो आर द रिडेम्पशन राइजिंग, रिडेम्पशन मतलब अपने शेयर बेच के पैसे लेके निकल जाना, जो प्रॉफिट बुकिंग की मैंने बात की, तो ये बट ऑब्वियस हाँ देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं वो SIP नहीं कर रहे हैं। SIP क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है कि एक साथ बड़ा लमसम अमाउंट को ना पे करते हुए आप टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहा जाता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉल इन द ग्रॉस इनफ्लो एंड द राइज इन द रिडेम्पशन? तो रीजन तो बट ऑब्वियस साफ है कि जो अभी कोविड की वजह से एक जो प्रेडिक्टेबिलिटी की कमी आ गई है, ठीक है, और जो एक इम्बैलेंस हुआ है वही एक रीज़न है। इज द ट्रेंड ऑफ द आउटफ्लो एंड रिडेम्पशन लाइकली टू कंटिन्यू? तो देखने वाली बात होगी ये कब तक कंटिन्यू होगा। तो अभी तो धीरे धीरे बैक टू द ट्रैक सब कुछ आ रहा है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये सब कुछ नॉर्मल होगा। और सारे ही लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठाकर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंकों में, और फिक्स डिपॉजिट की जबकि परसेंटेज भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया गया है, लेकिन वो एक सेफर ऑप्शन है, इसलिए सब लोग सेफ्टी के लिए 5% पर ही FD कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए बात करते हैं वीज़ा की। तो देखिए बहुत सारे वीज़ा होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा क्यों यूज़ किया जाता है?
तो जो H1B वीज़ा है ये बेसिकली जो हमारे यहाँ जो स्किल्ड हैं IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स वो ही लेके, ज़्यादातर जो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं वो जाते हैं USA में और वहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जो जून में ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया था कि 2020 तक कोई भी वीज़ा लेकर आप USA आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से लोग जाके कम वेजेस में वहाँ काम करते थे और वहाँ के जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अभी थोड़ा सा लीनियंसी दिखाया उन्होंने, क्योंकि जो बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल है, IT प्रोफेशनल है, उनकी वहाँ पर बहुत ज़रूरत है, तो अमेरिका को भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है। व्हाट डज द न्यू एडवाइजरी सेज, तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ द वर्कर है जिनका नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है, यानी वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो जो नई एडवाइजरी है उसके तहत H1B वीज़ा होल्डर हुआ पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एंगेज इन मेडिकल, ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं उनको बुलाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वालों को बुलाया जा रहा है, और जो नॉन गवर्नमेंट IT है उनको भी बुलाया जा रहा है। अगर वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो वो नहीं जा सकते। वाई डिड द US चेंज इट्स स्टांस, ठीक है, तो अपना स्टांस क्यों चेंज किया, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी, और जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो फंक्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखिए, इमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू दी अमेरिका इकॉनमी सक्सेस, ठीक है, तो बहुत सारे जो एलॉन मस्क है, जो सुंदर पिचाई, वो कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा देखने को मिला है, ठीक है। और जो L1 वीज़ा होता है ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप पर्टिकुलर ये कंट्री में जाके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट संभालिए, ठीक है, तो उसके लिए L1 वीज़ा दिया जाता है। और डज इट हेल्प दी H1B वीज़ा वर्कर इंडियंस के लिए, तो जो इंडियंस के लिए क्या ये हेल्पफुल है, तो देखिए जो पहले से एम्प्लॉयमेंट में थे, हाँ उनके लिए बेशक हेल्पफुल है, लेकिन जो जिनको बाद में वीज़ा मिला था और वो जो उनके बाद जाने वाले थे उनके लिए हेल्पफुल नहीं, क्योंकि वो पहले से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, इसलिए उनको इससे कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें वीज़ा से रिलेटेड हो गई। और देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी किस तरीके से USA ने जो वैक्सीन है उसके लिए 800 डोजेस पहले से ही बुक कर लिए हैं। तो बहुत सारी जो अभी आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि मॉडर्ना हो गया, ठीक है, मॉडर्ना क्या कर रहा है, ये RNA बेस्ड वैक्सीन बना रहा है। RNA का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, तो ये जो मैसेंजर RNA है उसको यूज़ करके ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो वायरस है उससे लड़ सके, ठीक है। तो इससे उसने बहुत सारे डोजेस खरीदे हैं, और भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसकी एस्ट्राजेनेका है उससे उसने खरीदे हैं। और जो ऑपरेशन ब्रैप सीड USA चला रहा है, जिसके तहत वो बहुत सारे डोजेस खरीद के रख रहा है, क्योंकि फ्यूचर में उसे अपने जो सिटीजन्स हैं उनको देना होगा। जो जॉनसन है उससे भी उसने डोजेस खरीदे हैं। फिर Pfizer है, BioNTech है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो जो डोजेस पहले से खरीद के रख रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है, वो जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है गावी, इसके साथ मिलकर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 100 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू द मिडल एंड लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो भारत को भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि फंडिंग मिल रही है और वो इन सारी चीज़ों में भी लगा हुआ है। अब ये तो हो गया एडिटोरियल और एक्सप्लेन सेक्शन। और अगर हम आगे न्यूज़ सेक्शन की बात करें तो देखिए न्यूज़ में आप देखने के लिए क्या है, जो पहली खबर है जो होटल बिल्स हैं, अगर 20,000 से ज़्यादा होटल बिल है तो उसको भी टैक्स के ट्रांजैक्शन में देखा जाएगा। बिजनेस क्लास टिकट्स निकाल रहे हैं आप, वो भी अभी टैक्स के ट्रांजैक्शन में देखा जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं 5,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर, तो उसको भी देखा जाएगा। स्कूल फीस ज़्यादा भर रहे हैं तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो है द डे गवर्नमेंट अपलॉड ऑनेस्ट टैक्स पेयर इट प्लान न्यू लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर स्कैनर, ठीक है। हम इन चीज़ों को भी स्कैनर के अंदर लाया गया है। तो बहुत सारे देखिए कितने का होटल बिल्स अगर 20,000 से ऊपर है, इंश्योरेंस पेमेंट अगर 50,000 है, और ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट 20,000 है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 है, ठीक है। तो ये सारी हेल्थ इंश्योरेंस का 20,000, लाइफ इंश्योरेंस का 50,000, और स्कूल कॉलेज 1 लाख की फीस। तो ये सारी चीज़ें इतना क्रॉस करोगे आप तो अभी उसको भी जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके तहत अभी इन सारी चीज़ों को भी ऐड किया जाएगा। और यहाँ बात करें तो ये जो राजस्थान में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें भी देखने को मिला है कि जो सचिन पायलट है वो वापस आ गए हैं अशोक गहलोत साहब के साथ। और अभी यहाँ पर जो बीजेपी है उसने नो ट्रस्ट मोशन पास किया है, और जो कांग्रेस है वो काफ़ी श्योर है कि वो जो ट्रस्ट वोट है, ठीक है, वो जो मेजॉरिटी है वो ले आएगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स वापस ही आ गए हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। आगे अगर हम देखें जो न्यूज़ सेक्शन है उसमें यहाँ पर देखिए तो प्राइम मिनिस्टर प्लान फॉर जम्मू एंड कश्मीर हाई टेक ग्रीन नया श्रीनगर नया जम्मू, ठीक है। तो वहाँ पर अभी बात की गई है
4G को धीरे धीरे वहाँ पर अलाउ किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अभी ऑनर करेंगे जो कोविड वॉरियर थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, पुलिसमैन थे, ठीक है, तो उनको अभी रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो, ठीक। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो भारत है वो किस तरीके से मालदीव को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो भारत ने इंडिया अनाउंस 500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 250 मिलियन फाइनेंशियल एड फॉर मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव भी काफ़ी खुश है क्योंकि भारत और मालदीव का काफ़ी अच्छा रिलेशन अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मालदीव भी जानता है अगर वो चाइना से सपोर्ट लेगा तो चाइना की जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उससे मालदीव काफ़ी वाकिफ़ है। इसलिए जो भारत का सपोर्ट है कि जब ज़रूरत में कोई फ्रेंड हो तो उसको सपोर्ट कर दिया जाए, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, तो उससे मालदीव भी जानता है कि भारत कितना अच्छा नेशन है, ठीक है, तो उससे मालदीव भी काफ़ी खुश है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली है भारत और मालदीव के बीच में। भारत ने बताया कि आपको कोई भी ज़रूरत होगी मेडिकल वगैरह तो उसमें भारत अपना ज़रूर सपोर्ट दिखाएगा, और उसने इतने सारे फंड की अभी मदद की है वहाँ पर, ठीक है। तो मालदीव जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ लैंड मार्क मोमेंट वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट अवर स्पेशल फ्रेंडशिप इज वी विल एंड ऑलवेज रिमेन एज डीप एज द वाटर ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ऐसी बातें इन दोनों के बीच में हुई हैं। और देखिए जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसे मजलिस कहा जाता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद जो काफ़ी प्रो इंडिया थे, ठीक है, तो वो भी वहाँ के स्पीकर बने हुए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा है मालदीव और भारत के बीच में, ठीक है। तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले आप कह सकते हो, मालदीव की कैपिटल है। तो ये हो गया मालदीव और भारत के बीच में। और अभी मालदीव में ही हमने बीच में क्या भेजा था? ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, ताकि हम वहाँ पर मेडिकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मेडिकल के दवाइयाँ हैं वो वहाँ पर भेज सके जब कोविड स्टार्ट में फैलने लगा था। तो ये सारी चीज़ें होगी मालदीव और भारत के बारे में। यहाँ पर देखिए एक इंसिडेंस ये देखने को मिला है, जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं चाइना में, तो उन्होंने चाइना में जाकर जो वहाँ का न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ठीक है, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत को जो जम्मू कश्मीर में है वो वहाँ पर कब हटा देना चाहिए। तो इस पर भारत ने उनको लताड़ते हुए कहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और आप इसमें ना ही बोलें तो बेहतर। और अगर हम वर्ल्ड पेज देखें तो वर्ल्ड पेज में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जो इजराइल है वो अभी यूएसए और इजराइल और यूएई ये दोनों काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइज बना रहे हैं, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ अभी देखने को मिली है। तो पहले हुआ क्या करता था कि जो इजराइल है और जो अरब नेशन है उनकी काफ़ी दूरियां बनी रहती थी, लेकिन हमने कुछ पास्ट में देखा जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, ठीक है, ये लोग 1979 में और 1994 में रिस्पेक्टिवली इन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशन बेहतर बनाए हैं। तो अभी रिसेंटली इजराइल और यूएई के भी रिलेशन बेहतर देखने को मिले हैं, और ईरान इससे नाराज़ हो गया, तो ईरान ने नाराज़गी दिखाई है यूएई की तरफ। और इसमें कुछ और भी पहलू हैं, जैसे हिजबुल्ला जो ग्रुप है वो वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता है, और जो हमास है, हमास भी इजराइल और यूएई अरब दोनों का ही आप कह सकते हो कि दोनों ही इसके अपोजिट हैं। इसलिए ये कुछ पहलू हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जो नेशंस हैं इनकी क्लोजनेस और डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ देखने को मिली। और जो इजराइल है, इजराइल काफ़ी यूएसए के क्लोज हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।